हाँ भाई, देखिए लेक्चर 1 के आगे जहाँ हम लोग चल रहे हैं, लेक्चर 1 में मैंने आपको जहाँ तक बता दिया था उसके आगे ये है कि किस तरीके से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, पॉलन सैक कैसे डेवलप होते हैं ये बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए इस पर। देखिए जो यंग एंथर होता है स्टेमेन में, जैसे ये स्ट्रक्चर है, दिस वन इज एन एंथर। तो जो यंग एंथर होता है वो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर होता है, और यंग एंथर जब रेक्टेंगुलर होता है तो वो उसके अंदर सारी सेल्स पैरेन्काइमेटस होती है। कोई भी यंग स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं, और पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब होता है थिन वाल्ड, और थिन वाल्ड का मतलब होता है उसमें ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा, ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म का मतलब वो लिविंग सेल्स होंगी। तो जो भी थिन वाल्ड सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, और पैरेन्काइमेटस सेल्स हमेशा लिविंग होती हैं। तो ये लिविंग सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का, और इसके हर एक कॉर्नर्स पे ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल। आपको ये सेल दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आर्चीस्पोरियम। आपको लग रहा होगा एक सेल है, ऐसा नहीं है, ये तमाम सारी सेल्स लेयर्स में हैं। तो ग्रुप ऑफ आर्चीस्पोरियम सेल जिसको कहते हैं, देखो ये जो बाहर की लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको? एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो सेल्स होगी वो क्या होगी? हाइपोडर्मिस होगी। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो सेल्स जो है होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। और हाइपोडर्मिस की जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, उनको हम आर्चीस्पोरियम कहते हैं। और ये आर्चीस्पोरियम सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी कि डिवीजन थ्रू द पेरीफेरल साइड, डिवीजन थ्रू द पेरीफेरी, इसको कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। और जब इस प्रकार से किसी आर्चीस्पोरियम सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं। ऊपर की सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे वाली सेल्स को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। और जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स ऊपर की है और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू नीचे का है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स ऊपर वाली है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल नीचे वाली सेल है, ये दो सेल्स बनती हैं बाय द पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ आर्चीस्पोरियम सेल। अब क्या होता है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है इसमें बार बार फिर से ऐसे ऐसे पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगा। यानी कि बार बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल्स में, और प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल होती है इसमें इर्रेगुलर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, जिसको इर्रेगुलर डिवीजन कहते हैं। डिवीजन इर्रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है उसका। और जब इरेगुलर डिवीजन होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, यानी कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स में जब बारंबार पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, बारंबार एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, तो बहुत सारी वॉल लेयर्स बन जाती हैं। वॉल लेयर्स का नंबर 3 to 5 होता है, 3 से 5। और इसमें इरेगुलर डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन होता है, इसको हम कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहेंगे इसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको क्या बोल रहे थे? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से जो बनेगा वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, वॉल लेयर्स में डिफरेंशिएशन होता है। तो वॉल लेयर्स बन गई, देखो सबसे बाहर की लेयर कौन सी बन गई? एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे कौन सी बन गई? एंडोथीसियम। दूसरी वाली लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। इसके बाद कौन सी लेयर बन गई भैया? मिडिल लेयर्स। और मिडिल लेयर कितनी है? मिडिल लेयर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। मिडिल लेयर्स कई हो सकती हैं, मिडिल लेयर सिंगल भी हो सकती है, मिडिल लेयर्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जब जैसे से ये स्पोरेंजियम मैच्योर होगी, जैसे से एंथर मैच्योर होता है, ये मिडिल लेयर समाप्त हो जाती है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। जब इनकी लाइफ बहुत कम होती है इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और इनको एफीमेरल लेयर्स भी कहते हैं। इनको एफीमेरल लेयर्स कहते हैं। एफीमेरल लेयर, एफीमेरल लेयर का मतलब है वो लेयर जिनकी लाइफ कम होती है। ये जो सेल्स होती हैं, जो लेयर होती हैं 3 से 5, जिसको हम मिडिल लेयर्स कहते हैं, ये जो 1 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर्स जिनको हम कहते हैं, ये डिसॉल्व हो जाती हैं, और डिसॉल्व होकर के एज ए फूड मटेरियल इसको प्राप्त हो जाती हैं। इसके भीतर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? टेपिटम लेयर। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? टेपिटम। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? टेपिटम। टोटल कितनी लेयर दिखाई दे रही है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। कुल मिला के 4 लेयर नजर आ रही हैं। और इन 4 लेयर में से जो ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं, ऊपर की जो 3 लेयर होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सवाल आ चुका है।
upper three layer of this microsporangium, upper three layer of this pollen sac or microsporangium are protective as well as help in dehiscence of anther. इसमें जो पहली लेयर है एपिडर्मिस, जो रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है और ये केवल प्रोटेक्टिव होती है। जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम एंडोथीसियम कहते हैं, याद रखिएगा एंडोथीसियम की जो लेयर होती है इसमें सेलुलोज की, अल्फा सेलुलोज की उसके फाइब्रिल्स होते हैं और ये थिक वाल्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथीसियम लेयर थिक वाल्ड होती है या थिकेस्ट वाल होती है इनमें से, जितनी भी लेयर इनमें से थिकेस्ट होती है। और मिडिल लेयर्स की जो चूंकि लाइफ कम होती है, ये समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं और भोजन के रूप में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं बाय द टेपिटम सेल्स। और टेपिटम सेल्स भी बाद में समाप्त हो जाती हैं, मैच्योर हो जाने पर समाप्त हो जाती हैं और ये जो लेयर हैं ये भी भोजन के रूप में अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से एंथर, जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उन माइक्रोस्पोरेंजिया में दो लेयर बचती हैं, पहली लेयर एपिडर्मिस की और दूसरी लेयर एंडोथीसियम की। क्योंकि टेपिटम लेयर नष्ट हो जाती है एट मैच्योरिटी और मिडिल लेयर्स भी नष्ट हो जाते हैं एट मैच्योरिटी, और दोनों का हश्र एक ही होता है कि मिडिल लेयर जब समाप्त हो जाती हैं तो भोजन के रूप में यूज कर ली जाती है बाय द टेपिटम सेल्स, और जब टेपिटम सेल्स समाप्त हो जाती हैं तो इनको भोजन के रूप में यूज कर लिया जाता है बाय द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पर एंथर के अंदर चारों कॉर्नर्स पर एक एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एक स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे चार बने तो उनको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और बाद में ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब ये एडवांस हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं क्या, पॉलन सैक। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रिमिटिव है और पॉलन सैक थोड़ा सा एडवांस है, इतना ही अंतर है सेम चीज, सेम लोकेशन पर है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, दोनों बच्चे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है एडवांसमेंट का, बस। खैर यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, जब थोड़ा सा यंग होगा तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है उसको हम पॉलन सैक कहते हैं, या ये कह सकते हैं जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं तो उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो पॉलन सैक कहेंगे इसको। अब बात ये आती है भाई इसका जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से होता है, इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। फर्न के केस में स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का नहीं होता। फर्न के केस में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का नहीं होता, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल। जब माइक्रोस्पोरेंजिया एक सेल से डेवलप होती है तो उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट, और ऐसा देखा गया है फर्न के केस में, टेरिडोफाइट के केस में। और जब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है तो उसको कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। तो ये आपने जान लिया किस प्रकार से एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, उनमें से एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट मैंने आपको यहां से लेके यहां तक बता दिया है, और ये यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है क्योंकि ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होता है, सिंगल सेल से डेवलप नहीं होता। सिंगल सेल से जब डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। समझ गया ना, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट फर्म में होता है। अब बात ये आती है कि भाई ये कैसे क्या बन गया। ये आर्चीस्पोरियम सेल है, आर्चीस्पोरियम सेल में पहले पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, मैंने यहां दिखा दिया पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, डिवीजन थ्रू द पेरिफेरल साइड। तो प्राइमरी पैराइटल सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होता है इसमें फिर से पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है, फिर से एंटीक्लाइनर डिवीजन होता है, यानी कि पेरिक्लाइनर डिवीजन दोबारा होता है और एंटीक्लाइनर डिवीजन पहली बार होता है। तो जब इस तरीके से पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीजन होते हैं तो बहुत सारी लेयर्स इससे बन जाती हैं। देखो ये बन जाती, 3 से 5 वाल लेयर्स बन जाएंगी इससे, और वो 3 से 5 वाल लेयर्स देखो ये नजर आ रही हैं। फिर इन 3 से 5 वाल लेयर्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। मतलब ये तुम भाई एपिडर्मिस बन जाओ, तुम एंडोथीसियम बन जाओ, तुम मिडिल लेयर्स बन जाओ, है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, और जब डिफरेंशिएशन होता है तो एपिडर्मिस बन जाती है, एंडोथीसियम बन जाती है, मिडिल लेयर्स बन जाती है, टेपिटम बन जाती है।
और जो नीचे जो सेल्स होती हैं जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, इन स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं इनमें डिफरेंशिएशन होता है, तो इनसे बन जाते हैं ये स्पोर मदर सेल्स। इन्हीं को हम कह सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखिएगा, इन्हीं को कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मदर सेल कहीं पर भी लिखा हो समझ लो वो डिप्लॉयड है, और जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो जाके हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, और जिस डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं उन डिप्लॉयड सेल्स को कहते हैं मियोसाइट। द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस डिवीजन दे आर नोन एज मियोसाइट सेल्स। तो अगर इनमें मियोसिस डिवीजन होगा तो इनसे स्पोर टेट्राड बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, स्पोर टेट्राड कहते हैं इनको, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह सकते हैं। तो इन सेल्स को क्या कह सकते हैं भाई, मियोसाइट भी इनको कह सकते हैं, मियोसाइट। ध्यान रखिएगा, इनको मियोसाइट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इनमें मियोसिस होने जा रहा है, इनको हम मियोसाइट भी कह सकते हैं। जिन सेल्स में मियोसिस डिवीजन होने जाता है उसको मियोसाइट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जब इनमें मियोसिस हो जाएगा तो स्पोर टेट्राड बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी इनको कह सकते हैं, स्पोर टेट्राड भी इनको कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन टेट्राड भी इनको कह सकते हैं, और ऐसे जाकर के एक माइक्रोस्पोंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इनकी लेयर्स के बारे में थोड़ा सुनिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे फिर सुने। तो ये क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब देखिए इसके आगे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स। फर्न के केस में क्या है, फर्न के केस में इसको कहते हैं कि भाई ये लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का होता है, मतलब वो सिंगल, फर्न की जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो सिंगल सेल से डेवलप होती है, सिंगल सेल से डेवलप होती है, सिंगल सेल से डेवलप होती है, इसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट। अब देखो भाई इसमें इसकी थोड़ी डिटेल देखिएगा। हम आपको बता चुके हैं कि जो शुरू के जो 3 लेयर होती हैं इनका काम प्रोटेक्टिव भी होता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं, एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है भाई। और अगर ये कहा जाए कि इन तीनों लेयर्स में कौन सी मेन लेयर है जो डिहाइसेंस में हेल्प करती है, तो इनमें से डिहाइसेंस करने वाली मेन लेयर ये होती है जो थिकेस्ट लेयर होती है, एंडोथीसियम। सवाल एक पूछा जाता है कौन सी लेयर इसमें है जो एफीमेरल लेयर कहलाती है, मिडिल लेयर्स, क्योंकि लाइफ कम होती है। कौन सी लेयर है जो एट फाइनल मैच्योरिटी नष्ट हो जाती है, तो कहेंगे मिडिल लेयर भी नष्ट हो जाती है और टेपिटम भी नष्ट हो जाती है। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी इनमें से लेयर है जो डिहाइसेंस में मेनली हेल्प करती है, तो एंडोथीसियम। कौन सी लेयर प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव तो सभी आउटर 3। कौन सी लेयर है जिसको हम नरिशिंग लेयर कहते हैं, हम कहेंगे टेपिटम लेयर। ये जो टेपिटम लेयर है ये नरिशिंग लेयर है, ये नरिशिंग लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नरिशिंग लेयर। देखिए जो पहली लेयर है एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बारे में आप ये जान लीजिएगा कि ये रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्रोटेक्टिव होती है। इतना याद रखिएगा। दूसरी लेयर कौन सी है, एंडोथीसियम। इसके बारे में जरा सुन लीजिएगा एंडोथीसियम के बारे में। एंडोथीसियम के बारे में इतना जान लीजिएगा कि ये थिकेस्ट लेयर होती है इसकी, ये थिकेस्ट लेयर होती है। अब थिकेस्ट है तो प्रोटेक्टिव तो जरूर होगी, प्रोटेक्टिव जरूर होगी ये, और ये हेल्प करती है, हेल्प इन डिहाइसेंस, हेल्प इन डिहाइसेंस, हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ये एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती है। याद रखिएगा इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिक वाल्ड होती हैं, वो थिक वाल्ड होती है, और उसमें थिकनिंग होती है, उसमें थिकनिंग पाई जाती है, और वो थिकनिंग जो पाई जाती है वो सेलुलोज फाइबर की पाई जाती है, सेलुलोज फाइबर, जिसको हम अल्फा सेलुलोज कह सकते हैं। ये जो लेयर होती है ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जब ड्राई सीजन होता है तो उसमें से पानी का लॉस हो जाता है, और जब पानी का लॉस हो जाएगा इस वाली लेयर से तो इसकी सेल्स सिकुड़ जाती हैं, और जब सिकुड़ जाती हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बस्ट हो जाता है, रप्चरिंग हो जाती है, एंथर में रप्चरिंग हो जाती है।
इसके बाद जो तीसरी लेयर है इसको कहते हैं मिडिल लेयर्स। याद रखिएगा, मिडिल लेयर्स का नंबर आपको मालूम ही है। इसमें चूंकि लाइफ कम होता है, लाइफ बहुत कम होता है, लेस होता है लाइफ, तो हम कह सकते हैं इन लेयर को एफीमेरल लेयर्स। इनको एफीमेरल लेयर भी कहते हैं, इनको हम एफीमेरल लेयर्स भी कहते हैं, मिडिल लेयर्स को। एट मैच्योरिटी ये नष्ट हो जाती हैं और ये यूज्ड अप हो जाती हैं बाय द टेपिडम सेल्स। व्हेन डिस्ट्रॉय देन यूज्ड अप बाय टेपिटम सेल्स। तो ये टेपिटम सेल्स के द्वारा यूज अप कर ली जाती है एज ए फूड मटेरियल। इनका नंबर मैं बता चुका हूं 1 से 3 होता है। दे आर 1 2 3, ये इनका नंबर होता है। प्रोटेक्टिव होती है। आउटर 3 लेयर ध्यान रखना, ये प्रोटेक्टिव भी होती हैं और स्पोर के डिहाइसेंस में, स्पोरेंजियम के डिहाइसेंस में, एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं। लास्ट नाम आता है टेपिटम का। जो टेपिटम लेयर होती है वो इनर मोस्ट होती है और इन्हीं को हम कहते हैं नरिशिंग लेयर। याद रखिएगा, इसको हम नरिशिंग लेयर भी कहते हैं, नरिशिंग लेयर भी कहते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं, वो जो सेल्स होती हैं वो इनिशियली तो बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। शुरुआत में कैसी होती है? बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन बाद में एट मैच्योरिटी हम कह सकते हैं, एट मैच्योरिटी ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं और पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं। अब बात ये आती है भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है? एक सेल में कई न्यूक्लियस होते हैं, 2 से ज्यादा, और प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की संख्या भी ज्यादा होती है, ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। ऐसा कैसे हो गया? एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए और पॉलीप्लॉइड कंडीशन भी हो गई। भाई जब न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्रोमोसोम की संख्या तो बढ़ ही जाएगी, पॉलीप्लॉइड तो हो ही जाएगा वो। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो गया इसलिए कि न्यूक्लियर डिवीजन होता चला गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन डू नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं एंडोमाइटोसिस होती चली गई। तो दिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एंडोमाइटोसिस के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं। इसको हम नरिशिंग लेयर भी कहते हैं। एक बात और, टेपिटम सेल्स के अंदर प्रोयूबिश बॉडी बनता है। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं और इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं प्रोयूबिश बॉडी। इनको कहते हैं प्रोयूबिश बॉडी। और प्रोयूबिश बॉडी सपोज कीजिए, मान लो ये है, इस प्रोयूबिश बॉडी के आसपास मान लो एक लेयर और बन जाती है और ये लेयर बन जाती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन। और ये क्या है? प्रोयूबिश बॉडी। तो अब हम इसको कहते हैं यूबिश बॉडी। अब इसको हम कहते हैं यूबिश बॉडी। तो यूबिश बॉडी क्या है? हम कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन और प्रोयूबिश बॉडी जब मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं यूबिश बॉडी। इसको ऑर्बिक्यूल्स भी कहते हैं, ऑर्बिक्यूल्स, ORBICULES, ऑर्बिक्यूल्स भी कहते हैं इसको। प्रोयूबिश बॉडी से यूबिश बॉडी बनता है, ये भी समझ लीजिए। और ये ग्रेन्यूल्स कहां होते हैं? टेपिटम सेल्स में होते हैं। इनमें आपको खास बात क्या नजर आ रही है? ये स्पोरोपोलेनिन नजर आ रही है। इसका काम क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। इसका काम क्या है स्पोरोपोलेनिन का, वो भी सुन लीजिएगा। देखें, ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, ध्यान रखना, वो हाई टेम्परेचर पर नष्ट नहीं हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से नष्ट नहीं हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस से भी नष्ट नहीं हो सकता। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी चीज है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से, हाई टेम्परेचर से नष्ट नहीं होता। जब ये नष्ट नहीं हो सकता, इसके डिके नहीं हो सकता, तो ये लेयर जिसके ऊपर होगी वो भी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है।
अभी आपको बताएंगे। मैच्योर एंथर में जब टेपिटम नष्ट हो जाती है, तो टेपिटम जब नष्ट हो जाएगी तो टेपिटम के अंदर ये पाए जाते हैं, ये चीज माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी में आ जाएगा। और जब ये कैविटी में आ जाएगा तो कह सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी में आ जाएगा, और माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी में अगर स्पोरोपोलेनिन आ जाएगा तो ये स्पोरोपोलेनिन माइक्रोस्पोर के आसपास एक्साइन को डिजाइन देने का काम करेगा, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। जब ये नष्ट हो जाता है टेपिटम, कह सकते हैं जब टेपिटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब टेपिटम नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उस समय ये जो यूबिश बॉडी होता है, ये यूबिश बॉडी कहां पे आ जाएगा? ये यूबिश बॉडी आ जाएगा इन कैविटी, इन कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी में आ जाएगा। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन ये आ जाएगा कैविटी में, और ये कैविटी में आके क्या करेगा? ये गिव स्पाइनी अपीयरेंस, स्पाइनी अपीयरेंस, इट गिव स्पाइनी अपीयरेंस टू एक्साइन। ये एक्साइन को स्पाइनी अपीयरेंस देता है। एक्साइन क्या है? एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन। जो पोलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर होती है, उस एक्साइन लेयर को ये स्पाइनी अपीयरेंस देता है। कौन? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नष्ट नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से, हाई टेम्परेचर से, इसलिए माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जहां पर भी होगा वो नष्ट नहीं होगा, यानी कि उसके फॉसिल बन सकते हैं, जिनको हम माइक्रो फॉसिल कहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन के जो माइक्रो फॉसिल प्राप्त होते हैं, वो माइक्रो फॉसिल बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा इसके टेपिटम के और काम क्या होते हैं और टेपिटम कितने प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो टेपिटम सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं भाई। एक टेपिटम सेल्स होती है, इनको कहते हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड टेपिटम, इसको कहते हैं इन्वेजिव, इन्वेजिव टेपिटम भी कहते हैं और अमीबॉइड टेपिटम भी कहते हैं। दूसरा होता है, इसको कहते हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टेपिटम कहते हैं, इसको सिक्रेटरी टेपिटम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, ये जो टेपिटम सेल्स हैं आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, ये अमीबॉइड हैं, इसका मतलब अमीबा के आकार के होंगे, मतलब इसमें स्यूडोपोडिया होंगे। और ये टेपिटम कहां पर है? स्पोरेंजिया की इनरमोस्ट लेयर बना रही है, इनरमोस्ट लेयर। तो भाई साहब ये वाली जो टेपिटम सेल्स हैं जो अमीबा के आकार की होती हैं, इनमें स्यूडोपोडिया होते हैं, ये अपनी जगह छोड़ करके स्पोरेंजियम की कैविटी में आ जाते हैं। ये मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते करने के कारण कहां पे आ जाते हैं? मूव करके आ जाते हैं इन कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और वहां पर आने के बाद जब ये कैविटी में आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, वहां पर आने के बाद ये भोजन के रूप में यूज हो जाते हैं, इनका यूज हो जाते हैं, ये यूज हो जाते हैं, यूज्ड by developing माइक्रोस्पोर। इनका क्या होता है? चूंकि ये सिक्रेटरी है तो इनसे सिक्रेशन निकलते हैं तमाम तरीके के, इनसे एंजाइम निकलता है जैसे कैलेज, इनसे स्पोरोपोलेनिन निकलता है जो एक्साइन को स्पाइनी अपीयरेंस देता है, इनसे हार्मोन निकलता है जैसे IAA ऑक्सिन कहते हैं इसको, इनसे पोलन किट बनता है। ये पोलन किट क्या होता है बताएंगे भी आपको हम। पोलन ग्रेन के आसपास
पॉलन ग्रेन के आसपास लिपिड की और ऑयल की, लिपिड की और कैरोटीनॉइड की लेयर बन जाती है, इसको पॉलन किट हम कहते हैं। तो इस तरीके से एंजाइम है, फूड है, एंजाइम है, फूड है, पॉलन किट है, हार्मोन है, स्पोरोपोलन है, ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? कौन सीक्रेट करता है इनको? ग्लैंडुलर टेपिटम। एंजाइम क्या काम करेगा? स्पोर टेट्राड को, कैलोज को डिसॉल्व करेगा। टू डिसॉल्व कैलोज ऑफ टेट्राड, ऑफ स्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर एंजाइम के अंदर आप देखिए स्पोर टेट्राड बने हुए हैं, मतलब चार स्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं, और उन चार स्पोर जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनको अलग करने के लिए वो जुड़े कैसे हैं? कैलोज से जुड़े हुए हैं। तो जब ये कैलेज नाम का एंजाइम निकलेगा कैविटी में, तो उस कैविटी में जो स्पोर टेट्राड होंगे, स्पोर टेट्राड में 4 स्पोर हैं और कैलोज से जुड़े हुए हैं, तो उस कैलोज से जुड़े हुए हैं, उस कैलोज को डिसॉल्व करने का काम ये कैलेज करता है। तो जब ये कैलेज उस कैलोज को डिसॉल्व कर देगा तो टेट्राड में से 4 स्पोर अलग अलग हो जाते हैं। स्पोरोपोलिन का काम क्या है हम आपको यहां बता चुके हैं। पॉलन किट जो होता है ये होता है काय का? ये ऑयल का हम कह सकते हैं, ये होता है, ये होती है लेयर ऑफ लिपिड, जिसको ऑयल कह सकते हैं, एंड कैरोटीनॉइड। और ये लेयर कहां होती है? अराउंड पॉलन ग्रेन, अराउंड पॉलन ग्रेन। काम क्या है इसका? इसके आसपास, किसी पॉलन ग्रेन के आसपास अगर कोई लेयर बन जाती है ऑयल की, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पॉलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, कैरोटीनॉइड की वजह से ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कलर्ड नजर आते हैं, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी ओर, फ्लावर की ओर। और तीसरी बात यह है कि पॉलन किट एडहेसिव होती है, चूंकि लिपिड इसमें होता है, चिपचिपी होती है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है वो पॉलन ग्रेन उसके अपेंडेजेस से चिपक जाते हैं। यानी कि पॉलन किट का एक काम होता है कि ये पॉलन ग्रेन को विस्कस बना देता है, एडहेसिव बना देता है, जिससे कि ये इंसेक्ट के अपेंडेजेस में चिपक सकता है। दूसरा काम ये होता है कि इसका जो कैरोटीनॉइड होता है वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसका कलर्ड कैरोटीनॉइड। और तीसरी बात ये होती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पॉलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। और भोजन जो इसका होता है, जो भोजन निकलता है, वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से टेपिटम सेल्स में क्या होता है, टेपिटम सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, टेपिटम सेल्स के फंक्शन क्या क्या हैं, स्पोरोपोलिन का काम क्या है, ये मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है ना? जो पॉलन ग्रेन बनता है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम का कैसा होता है, इसका क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कैसा होता है वो भी जैसा आप सुन लीजिए। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके बाहर की ओर एक्साइन होती है और भीतर की ओर इंटाइन होती है। पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, पहले तो माइक्रोस्पोर ऐसे है, ये माइक्रोस्पोर ऐसा है, और बाहर की ओर इसमें एक्साइन लेयर होती है इस तरीके से। 3 जगह पे इसमें कमजोर बिंदु होते हैं, इनको हम जर्मपोर कहते हैं जनरली। ये माइक्रोस्पोर है, ये मोस्टली माइक्रोस्पोर में 3 जर्मपोर होते हैं ये। और ऐसा होता है डाइकोट्स में, तो इसको कहते हैं ट्राइकॉलपेट। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकॉलपेट। और अगर एक होता तो उसको कहते हैं मोनोकॉलपेट। इसकी जो बाहर की लेयर होती है इसको कहते हैं एक्साइन, इसको कह दिया एक्साइन। और जो भीतर की जो लेयर होती है इसको कहते हैं इंटाइन। भीतर की लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो याद रखिए, जो इंटाइन होती है उस इंटाइन में सेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है, जबकि जो आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, इसमें स्पोरोपोलिन होता है, स्पोरोपोलिन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये स्पोरोपोलिन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ना तो हाई टेम्परेचर से नष्ट होता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड से होता है, ना स्ट्रॉन्ग बेस से होता है, यानी कि इसके कारण माइक्रोफॉसिल बन सकते हैं पॉलन ग्रेन के। ठीक है बेटा, इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट टर्न पे करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और क्या क्या करना है आपको मालूम है, समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।